हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, मगर आज के लेक्चर में केवल दो ही हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा ऑक्सिन्स है एंड द जिब्रेलिन्स है, जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम इस टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करते हैं तो इसमें कुछ बोटैनिकल टर्मिनोलॉजी आती हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ पर वो बोटैनिकल टर्म आएगी वो मैं आपको साथ में आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा, जिससे कि हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग क्लियरिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। अब बात करते हैं कंटेंट के बारे में। जब इसी कंटेंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आएगा। कितने टाइप्स के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, उनके नाम यहाँ पर होंगे। और जब हम ऑक्सिन्स के बारे में बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन्स प्लांट हार्मोन्स, the role of auxins as a plant hormones in a plants, application of auxins regarding the medicinal plants. Gibberellins में introduction of gibberellin, role of gibberellins as a plant growth regulator, and number 3 जो रहेगा application of the gibberellins in terms of the medicinal plants। तो ये हमारा कंटेंट का पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन। ये जो इंट्रोडक्शन है ये हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते क्या हैं? जनरली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनको दो नाम से और जाना जाता है। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज ए फाइटो हार्मोन्स और दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज ए प्लांट हार्मोन्स। हालांकि अगर हम फाइटो हार्मोन्स वर्ड्स को देखते हैं तो फाइटो का जो मतलब होता है वो होता है प्लांट, और हार्मोन्स का मतलब हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उनको फाइटो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, या फिर हम उनको प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। मगर मोस्ट एप्रोप्रिएट जो टर्मिनोलॉजी जनरली जो यूज़ होती है वो हमारी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ही होती है। जब हम इनके अमाउंट के बारे में बात करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो प्लांट के अंदर इनकी कंसंट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम पाई जाती है। दे रिक्वायर्ड इन ए वेरी लो कंसंट्रेशन। इनकी रिक्वायरमेंट यही है। अगर इनके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं, इनके रोल को देखते हैं, इनके फंक्शन को देखते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का फंक्शन क्या है प्लांट के से रिलेटेड, प्लांट के फंक्शन से रिलेटेड, तो इसमें ये देखा गया है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो कई प्रकार के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है हमारा फर्स्ट वन जो आ रहा है दैट इज़ द सेल इनलार्जमेंट। सेल इनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? इनलार्जमेंट का मतलब हम जानते हैं देयर इज इंक्रीज इन द साइज़, और उससे पहले जो वर्ड आ रहा है सेल, तो इसका मतलब क्या है? जो सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करना होता है उस प्रोसेस को सेल इनलार्जमेंट प्रोसेस कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है ये रेगुलेटेड होगा हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से। सेकेंड वन सेल डिवीज़न, ये प्रोसेस हम जानते ही हैं, दैट इज़ अ वन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। नंबर 3 जो आ रहा है वो है सेल डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले, पृथक करना, एक दूसरे से पृथक होना, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होना। तो जब सेल्स डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात करते हैं तो सेल चेंजेस फ्रॉम वन सेल टाइप टू द अनदर सेल टाइप। एक सेल टाइप जो है वो दूसरी सेल टाइप के अंदर चेंज होती है, उसमें जो बदलाव आते हैं, या फिर दो सेल्स जो कि आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो सेल्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेल डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। नंबर 4 जो आ रहा है दैट इज़ द ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और ऑर्गन का मतलब होगा सेल या फिर टिश्यूज़। तो अगर सेल और टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ द सेनिसेंस। जब हम सेनिसेंस के बारे में बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है? ये एक बोटैनिकल टर्मिनोलॉजी है, ये प्लांट सेनिसेंस का से ली गई है। प्लांट सेनिसेंस का मतलब क्या होता है? सेनिसेंस का मतलब होता है द एजिंग इन प्लांट्स। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता रहता है वैसे वैसे उसकी एजिंग प्रोसेस को ही हम सेनिसेंस के नाम से जानते हैं। ये जो एजिंग जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है ये वो या तो स्ट्रेस इंड्यूस हो सकती है या फिर वो एज रिलेटेड डेवलपमेंट हो सकता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं एक प्लांट है या फिर ट्री है, उसमें लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है, मगर जैसे वो अपनी डेवलपिंग फेज़ के अंदर जाते हैं तो क्लोरोफिल पिगमेंट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। मगर एक स्टेज ऐसी आती है जब उनकी जो लाइफ स्पान है पूरा हो जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, फिर ख़त्म होने लगती है। तो जो ग्रीन कलर जो होता है लीफ का,
वो डिक्रीज़ होने लगता है और एक टाइम पे पूरी तरीके से जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ख़त्म हो जाते हैं, जो लीफ का जो ग्रीन कलर है वो पूरी तरीके से हट जाता है और जो पत्ती है वो टूट के नीचे गिर जाती है। तो ये जो एजिंग जो प्रोसेस हुआ है, डेवलपमेंट जो फेजेस हुए, जो पोर्शन जो आया है, डेवलपमेंट पोर्शन जो होते हैं, जो एजिंग जो डेवलपमेंट होती है, इसी को हम साइनिसेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा वर्ड डोर्मिनेंसी। डोर्मिनेंसी को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? इट इज़ ए पीरियड ऑफ अरेस्ट प्लांट ग्रोथ। इट इज़ ए पीरियड ऑफ अरेस्ट प्लांट ग्रोथ। डोर्मेंसी को हिंदी में बोला जाता है सुप्त प्रायावस्था। नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए, अपने प्रोटेक्शंस के लिए सारी की सारी जो बायोकेमिकल, जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको डिक्रीज़ कर देता है फॉर द सर्वाइवल। तो अपने सर्वाइवल के लिए पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ को वो डिक्रीज़ कर देता है, जिससे कि लॉन्गर टाइम तक वो सर्वाइव कर पाए। एक नाम मैं आपको लूँगा तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, सीड डोर्मिनेंसी। सीड डोर्मिनेंसी का मतलब क्या है? अपनी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्लांट जो है अपनी सारी की सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जो केमिकल रिएक्शंस है, उसको सप्रेस कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, जिससे उसकी लॉन्गिविटी बढ़ जाती है। इसी कारणवश हम सीड को काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उनको जब हम ज़मीन के अंदर उगाते हैं तो उनमें जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसको होने का कारण क्या है? क्योंकि वो जो सीड है वो डोर्मेंट अवस्था में चला गया है और अपनी सारी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर दिया, जिससे कि वो अपना सर्वाइवल प्रोड्यूस कर पाए। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है डोर्मेंसी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स की अवेलेबिलिटी पाई जाती है और उनके फंक्शंस को भी आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। तो यहाँ पे केवल हम 5 प्लांट हार्मोन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑक्सिन्स, सेकंड है जिब्रेलिन, थर्ड वन है साइटोकाइनिन्स, फोर्थ वन है इथिलिन एंड फिफ्थ वन विल बी द एब्सिसिक एसिड। जिनमें से स्पेसिफिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल 2 हार्मोन्स होंगे, एक तो ऑक्सिन होगा और एक हमारा जिब्रेलिन होगा। अब बात करते हैं हम फर्स्ट हार्मोन्स की, जो कि आज के लेक्चर में मेंशन है, ऑक्सिन्स। जब हम ऑक्सिन्स के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सिन्स जो होते हैं हार्मोन्स, जनरली ये 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। पहला जो है हमारा, ये है हमारा नेचुरल ऑक्सिन्स। नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मोन्स हैं उसको हम ऑक्सिन के नाम से जाने जाएंगे। जो ऑक्सिन हार्मोन्स प्लांट के अंदर अपने आप ही स्वतः ही प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम नेचुरल ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। और सिंथेटिक ऑक्सिन जो हैं जिनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप के जो ऑक्सिन्स होते हैं इनको हम क्लासीफाई किया जा चुका है यहाँ पे। नेचुरल ऑक्सिन के एग्जाम्पल और सिंथेटिक ऑक्सिन के एग्जाम्पल अलग अलग हैं। जब हम नेचुरल ऑक्सिन के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमारा इंडोल एसिटिक एसिड, और कई बुक के अंदर इंडोल एसिटिक एसिड को ही ऑक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। तो दे आर द वेरियस टाइप ऑफ द डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल। नंबर 2 जो आ रहा है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल। नंबर 3 जो आ रहा है 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड द लास्ट वन जो आ रहा है दैट इज़ द फिनाइल एसिटिक एसिड। सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल ऑक्सिन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिंथेटिक ऑक्सिन। इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में IBA के नाम से जानेंगे, और अब मैं IBA ही जो जहाँ पर भी इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड आएगा वहाँ पर उसकी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे IBA। ये एप्लीकेबल सभी हार्मोन्स के ऊपर होगा, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने उस हार्मोन्स के आगे लिख दी है, सिंथेटिक हार्मोन्स के आगे। नंबर 2 है 2 नेप्थाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड, जिसको NOA के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 जो आ रहा है वो है हमारा अल्फ़ा नेप्थाइल एसिटिक एसिड, जिसको NAA के नाम से जानते हैं। नंबर 4 जो आ रहा है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 2,4-D के नाम से जानते हैं। और नंबर 5 जो आ रहा है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको 2,4,5-T के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, मगर मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया 2,4,5-T इज़ द शॉर्ट फॉर्म, और उसकी जो फुल फॉर्म होगी 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नाउ डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द ऑक्सिन एज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो कई प्रकार के फंक्शन हैं जो कि ऑक्सिन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, या फिर कई प्रकार के फंक्शन जो है रेगुलेट होते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिन ऑल्सो। नंबर 1 आ रहा है प्रमोट इलोंगेशन ऑफ कोलियोप्टाइल टिश्यूज़।
जब हम कोलियोप्टाइल टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ये हमारा एक बोटेनिकल टर्मिनोलॉजी कह दीजिए, जो कि हमारे प्लांट टिश्यू सिस्टम के अंदर पाया जाएगा। तो जब हम कोलियोप्टाइल टिश्यूज़ को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, कोलियोप्टाइल टिश्यूज़ जो होते हैं, दीज आर द पॉइंटेड प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग द इमर्जिंग शूट इन ए मोनोकोट। जब मोनोकोट में शूट का डेवलपमेंट होता है, प्लूमेल से जब शूट का डेवलपमेंट होता है, तो उसके ऊपर सबसे टिप पे एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है जो कि पॉइंटेड होती है और उस पोर्शन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो शीथ होती है ये कोलियोप्टाइल टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, या फिर इसी को ही हम कोलियोप्टाइल टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रमोट इलोंगेशन ऑफ कोलियोप्टाइल टिश्यूज़। इलोंगेशन जो होगा, देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ। तो जो कोलियोप्टाइल टिश्यूज़ की लेंथ को प्रमोट करने का जो काम है वो हमारे ऑक्सिन के द्वारा होगा प्लांट के अंदर। नंबर 2 जो आ रहा है, इंटरनोड इलोंगेशन। जैसे कि हम स्टेम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो स्टेम के स्ट्रक्चर में 2 पोर्शन पाए जाते हैं, एक तो नोड स्ट्रक्चर होता है और एक इंटरनोड स्ट्रक्चर होता है। 2 नोड्स के बीच में द स्पेस बिटवीन द 2 नोड्स दैट इज़ नोन बाय द नेम इंटरनोड। तो 2 नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज़ करने का जो काम है वो हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स के द्वारा होगा। लीफ की ग्रोथ के लिए ऑक्सिन जो हार्मोन्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। इनिशिएशन ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज़, जब हम वैस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो जाइलम एंड द फ्लोएम और अदर जो हमारे जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नंबर 5 जो आ रहा है, फ्रूट सेटिंग। जब हम फ्रूट सेटिंग के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी हमारी बोटेनिकल टर्मिनोलॉजी है। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ए फ्लावर फॉर्मिंग ए बेरी। प्रोसेस ऑफ ए फ्लावर फॉर्मिंग ए बेरी, इसका मतलब फ्लावर से फ्रूट बनने का जो प्रोसेस पाया जाता है, जो इनिशिएशन जो प्रोसेस होगा, जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है, वो किसके द्वारा हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन ऑक्सिन। नंबर 7 जो आ रहा है, दैट इज़ द एपिकल डोमिनेंस। जब हम एपिकल डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं, मेन शूट, इसका जो मीनिंग है, दैट इज़ द मेन शूट डोमिनेट एंड इनहिबिट आउट ग्रोथ ऑफ द अदर शूट। जैसे हम स्टेम के बारे में बात करते हैं, उसमें ब्रांचेज निकली रहती हैं, तो जो मेन ब्रांचेज होती है वो डोमिनेंसी शो करेगी। डोमिनेंसी शो करेगी का मतलब क्या, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की है सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वो ऊपर की तरफ लेंथ वाइज इंक्रीज़ करता है। अगर किसी कारणवश वो जो एपिकल जो पोर्शन है ब्रांच का, अगर वो किसी कारणवश टूट जाए या फिर कट जाए, तो वो ऑक्सीजन का जो पोर्शन रहेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अदर ब्रांचेस के अंदर और उनका डेवलपमेंट पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑक्सीजन हार्मोन्स एट ए पर्टिकुलर शूट एपिकल, दैट प्रोसेस इज दैट कंडीशन इज नोन एज द एपिकल डोमिनेंस कंडीशन। तो ये भी रेगुलेटेड जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन हार्मोन्स के द्वारा होती है। तो देयर आर द नंबर ऑफ द regulating factors within the plants carried out with the help of the hormones, that is the auxins. Now the next slide shows the application of natural and synthetic auxin in terms of the medicinal plants. medicinal plants के ऊपर जो हमारे जो synthetic और natural auxin है उनका किस प्रकार से इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। पहली बात तो मैं ये ज़रूर बताना ज़रूरी भी है कि हम जब हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में बात करते हैं, तो कल्चर मीडिया होता है, उसके अंदर एक्सप्लांट लिए जाते हैं और कल्चर मीडिया के अंदर कई प्रकार के जो न्यूट्रिशंस कंपोनेंट होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। उसी में एक जो कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा प्लांट हार्मोन्स। तो जब हम प्लांट्स हार्मोन्स के कंसंट्रेशन को वेरी करके डालते हैं तो ये पाया जाता है कई बार हमें एडवांटेजेस इफेक्ट मिलते हैं। एडवांटेजेस इफेक्ट का मतलब क्या है, या तो मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हो जाता है प्लांट्स के अंदर, या फिर उसके अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। मगर ज़रूरी नहीं कि ऐसा हर बार हो। ये जो इफेक्ट है ये अपोजिट भी हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और कंसंट्रेशन जो फाइटोकांस्टेंट की है, जो कंसंट्रेशन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की है वो डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार के इफ़ेक्ट जो हैं प्लांट हार्मोन्स के द्वारा प्रोड्यूस हो सकते हैं। वो एडवांटेजेस इफेक्ट भी हैं और वो डिसएडवांटेज इफेक्ट भी हैं। तो ये जब एक्सपेरिमेंट मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करे गए तो उसमें हमें कई प्रकार के एडवांटेजेस इफेक्ट भी मिले और डिसएडवांटेजेस इफेक्ट भी मिले। तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें इस स्लाइड्स के अंदर मिलेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल एंड द सिंथेटिक ऑक्सीजन, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम केवल नेचुरल ऑक्सीजन ही यूज़ करें
या केवल और केवल सिंथेटिक ऑक्सीजन ही यूज़ करें। यहाँ पे हम कम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ द ऑक्सीजन कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स और टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द फाइटो कांस्टेंट को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि पहला एग्जांपल जो आ रहा है दैट इज़ देयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द टू टाइप ऑफ द ऑक्सीजन हार्मोन्स, नेचुरल ऑक्सीजन एज वेल एज द सिंथेटिक ऑक्सीजन। जो नेचुरल ऑक्सीजन के अंदर जो लिया गया है वो हमारा इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IA बोला जाता है, और जो हमारा जो सिंथेटिक हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो है हमारा NaA, जिसको हम अल्फ़ा नेप्थाइल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जब हम कंसंट्रेशन को ले रहे हैं और एक हमारा यहाँ पे और सिंथेटिक ऑक्सीजन को लिया जा रहा है जिसका नाम है 2,4-D, जिसकी फुल फॉर्म थी हमारी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, उसको लिया जाता है और टिश्यू कल्चर के अंदर डालते हैं। तो इसमें जो टिश्यू कल्चर के अंदर जो पार्ट यूज़ किया था प्लांट में जो यूज़ किया वो है हमारा एरगट प्लांट, और जब एरगट का नाम आता है तो दैट इज़ द प्लांट विच कम्स अंडर द इंडोल एल्कोलॉइड कैटेगरी के अंदर आएगा, और उसके अंदर इंडोल एल्कोलॉइड्स की कंसंट्रेशन पाई जाती है। तो ये पाया गया है विद द हेल्प ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स व्हेन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द दीज 3 type of the auxin hormones incorporated into the tissue culture media. These are the IAA, NaA and 2,4-D. These are the combination of the 3 auxin hormones has been used into the different proportion. It has been found that there is an increased concentration of the indole alkaloid will occur. That has been found that there is an increased concentration of indole alkaloid is found. तो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो फॉर्मेशन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई है। तो दीज आर द एडवांटेजेस इफेक्ट। नंबर 2 जो आ रहा है हमारा दैट इज़ द रिलेटेड विद द रूटिंग ऑफ द कटिंग। रूटिंग ऑफ कटिंग का मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं। रूटिंग ऑफ कटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम रूट के बारे में बात करते हैं तो रूट में एक हमारी प्राइमरी रूट पाई जाएगी और उसके बाद हमारी वो लेटरल रूट्स पाई जाती हैं। तो इस एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम लेटरल रूट को कट करेंगे और उसको हम सॉइल के अंदर ग्रो कराएंगे, तो उस रूट से, लेटरल रूट से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है रूटिंग ऑफ कटिंग। अब इधर देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे भी हमने कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन्स का लिया है। दोनों ही ऑक्सीजन हार्मोन्स हमारे सिंथेटिक हैं। एक है हमारा IBA जिसको बोला जाता है इंडोल 3-ब्यूटाइरिक एसिड, और दूसरा जो है वो है हमारा NA जिसको अल्फ़ा नेप्थाइल एसिटिक एसिड। इसको लिया गया है और यूज्ड इन रूटिंग ऑफ कटिंग। मेडिसिनल प्लांट्स को लिया गया, उसकी अगर रूटिंग ऑफ कटिंग प्रोसेस को अगर का अप्लाई किया गया तो पाया गया कि अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को अप्लाइड किया जाता है तो रूटिंग ऑफ कटिंग जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होती है। तो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन इसके द्वारा हो सकती है। नंबर 3 जो आ रहा है इसमें केवल एक ही सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन को लिया गया है जो कि हमारा NOA है, अल्फ़ा नेप्थाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड को लिया गया है, और इसमें इफ़ेक्ट ये देखा गया है दैट इज़ एबल टू प्रोड्यूस द वन ऑफ द इफेक्ट दैट इज़ नोन बाय द नेम फ्रूट सेटिंग। अब ये फ्रूट सेटिंग क्या होता है, हाउ वी आर एबल टू डिफाइन द फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग जो है एक प्रोसेस होता है ऑफ ए फ्लावर फॉर्मिंग ए बेरी, मतलब फ्लावर्स जो है एक फ्लावर से फ्रूट की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम फ्रूट सेटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो NOA है इसको हम स्प्रे की फॉर्म में यूज़ करते हैं, और ये जो स्प्रे जो देखा गया है ये फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करता है। तो फ्लावर से फ्रूट बनने के जो प्रोसेस है उसको वो एक्सेलरेट कर देता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आ रहा है वो है हमारा 2,4-D and 2,4,5-T. This is a combination of the two synthetic auxin hormones, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid. इनकी हायर कंसंट्रेशन को अगर यूज़ किया जाता है तो दे एक्ट एज ए वीडीसाइड। वीडीसाइड का मतलब क्या होता है, वीट को किल करने वाले जो एजेंट होते हैं उनको हम वीडीसाइड बोलते हैं, और हिंदी में इनको बोला जाता है खरपतवार। जो मेडिसिन प्लांट्स के नीचे जो अनवांटेड जो प्लांट्स की जो ग्रो होती है उसको हम खरपतवार कहते हैं, और उनको निकालना ज़रूरी है क्योंकि ये जो न्यूट्रिशंस है सॉइल को उसको यूज़ करते हैं, और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है होते हैं वो हमारे मेन मेडिसिन प्लांट को नहीं मिल पाते। तो उनको किल करने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे वीडीसाइड। तो ये स्पेसिफिकली डाइकोट प्लांट के अंदर अगर 2,4-D एंड 2,4,5-T का मिक्सचर अगर यूज़ किया जाता है तो वो वीडीसाइड की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आ रहा है वो है हमारा IBA जो कि सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इट इंड्यूस
रूटिंग इन कटिंग फॉर द सिंकोना, पाइनस, पपाया एंड द कॉफ़ी। यहाँ पे कुछ प्लांट्स आए हैं जिनको जो रूटिंग इन कटिंग प्रोसेस है उसको वो एक्सीलरेट करता है। रूटिंग इन कटिंग का प्रोसेस का जो मीनिंग था मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो IBA के जब इनकॉर्पोरेशन किया जाता है तो ये पाया जाता है कि ये जो मेडिसिन प्लांट्स हैं, ये सिंकोना हो गया, पाइनस हो गया, पपाया हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनके अंदर इस प्रोसेस को एक्सीलरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द IBA सिंथेटिक ऑक्सीजन। लास्ट वाला जो आ रहा है दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ NAA डेरिवेटिव। जब हम NAA डेरिवेटिव अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव को यूज़ किया जाता है, इट इज़ फाउंड दैट इट प्रोड्यूसेस सीडलिंग एंड यंग प्लांट ऑफ मैंथा पाइपरिटा। मैंथा पाइपरिटा जो प्लांट होता है इसके अंदर वोलेटाइल कंटेंट पाए जाते हैं और ये पाया गया है कि अगर हम इसके ऊपर NAA डेरिवेटिव सिंथेटिक ऑक्सीजन का अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जो मैंथा पाइपरिटा के जो नए प्लांट जो प्रोड्यूस होंगे इनके अंदर वोलेटाइल ऑयल कंटेंट जो है वो 40% के करीब इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम नॉर्मल प्लांट से इसकी कंपेयर करते हैं। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है कि वोलेटाइल ऑयल कंटेंट की 40% इंक्रीज़ होना इन टर्म्स ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि बोथ नेचुरल और सिंथेटिक हमारे जो ऑक्सीजन है किस तरीके से मेडिसिन प्लांट के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो बेनिफिशियरी इफेक्ट है, एडवांटेजेस इफेक्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। और जो कम्बिनेशंस ऑफ हार्मोन्स है, चाहे वो सिंथेटिक हार्मोन्स हो चाहे वो नेचुरल हार्मोन्स हो रिलेटेड विद द ऑक्सीजन, उनको उपयोग में लाया गया है। नेक्स्ट जो हार्मोन्स आ रहा है उसका नाम है हमारा जिब्रेलिन्स। जब हम जिब्रेलिन्स के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है। ये पाया गया है कि अराउंड 50 जिब्रेलिन्स जो है अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी है, हालांकि अब तो और भी बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे। और उस समय में 40 जो थे वो प्लांट से हमें मिले थे और जो 10 है वो हमें फंगाई से मिले। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है दैट इज़ नॉट ये जो जिब्रेलिन हार्मोन्स है दैट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद द प्लांट्स, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। और 2 सोर्सेज के नाम तो हमारे सामने आए गए हैं, प्लांट सोर्स आ गया और फंगाई सोर्सेज आ गया। इसके अलावा ये जो जिब्रेलिन है इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज विद इन द अदर organisms sources. These are the angiosperm, gymnosperm, ferns, algae and the bacteria. माइक्रो ऑर्गेनिम्स के अंदर की भी जिब्रेलिन्स हार्मोन्स की प्रेजेंस को पाया गया है। जब हम जिब्रेलिन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, किसने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया, कहाँ से इसका डिस्कवर हुआ है, तो जब हम जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं तो दैट इज़ फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस। और फंगस का जो बोटानिकल नेम है वो है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। ये जो जिब्रेला फ्यूजिकुरोई है ये डिस्कवर किए थे एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कुरोसावा। उन्होंने फंगस के अंदर से इसको आइसोलेट किया था। जब हम जिब्रेलिन के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ये केमिकल स्ट्रक्चर कंटेन करेंगे, कोई भी हार्मोन्स होगा तो उसका कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो उसी तरीके से जब हम जिब्रेलिन के केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उनके अंदर एक बेसिक न्यूक्लियस पाया जाता है, जिस बेसिक न्यूक्लियस को बोला जाता है गिबेन स्केलेटन। गिबेन स्केलेटन एक केमिकल मोइटी का स्ट्रक्चर है जो कि जिब्रेलिन हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर में 101% प्रेजेंट रहता ही रहता है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसको बोला जाता है गिबेन स्केलेटन। जिब्रेलिन कई प्रकार के आइसोलेट हो चुके हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक के बारे में, जिब्रेलिन ए। ये जो जिब्रेलिन ए है बच्चों, ये केवल एक सिंगल आइसोलेटेड हार्मोन नहीं है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है। इट कंटेन मिक्सचर ऑफ जिब्रेलिन्स। इसके अंदर एक जिब्रेलिन नहीं पाया जाता, इसके अंदर बहुत सारे जिब्रेलिन्स हैं वो मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि मेनली ये पाया गया है जिब्रेलिन ए के अंदर 6 जिब्रेलिन्स प्रेजेंट रहेंगे। उनके नाम क्या क्या है, नॉमेनक्लेचर किस तरह से दिया है, GA1, GA2, GA3। ये जो GA3 है इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। या तो आप उसे जिब्रेलिक एसिड कह दीजिए या फिर आप उसे GA3 कह दीजिए। इसके अलावा GA4, GA7 एंड GA9। So that is the some introduction regarding the Zibrelin. Now we discuss about the role of the Zibrelin as a plant growth regulators. जब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो दैट इज़ यूज टू इंक्रीज इन स्टेम इलोंगेशन। जब हम स्टेम इलोंगेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टेम के साइज़ को जो इंक्रीज़ करने का जो काम है दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन दैट इज़ द जिब्रेलिन हार्मोन्स। नेक्स्ट इज़
स्टिमुलेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड्स की जर्मिनेशंस को स्टिमुलेशन करने का, उसको एक्सीलरेट करने का, इनिशिएट करने का भी जो काम है वो हमारा जिबरेलिन के द्वारा होता है। प्रमोशन ऑफ रैपिड एक्सपांशन ऑफ द प्लांट सेल्स के साइज़ को इंक्रीज़ करने का जो काम है वो हमारे जिबरेलिन के द्वारा होगा। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ द ओवर विंटर प्लांट्स, डोरमेंसी को ब्रेक करने का जो काम है वो हमारा जिबरेलिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। डोरमेंसी का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। सुप्त प्रायावस्था, एक्टिविटी जो है पूरी तरीके से डाउन हो जाती हैं, सीड से रिलेटेड है तो सीड की होंगी, तो उनको एक्टिवेट करने का जो काम होता है, डोरमेंसी पीरियड को एक्टिव पीरियड में लाने के लिए जो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होगी वो होता है हमारा जिबरेलिन हार्मोन्स। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लीव्स के साइज़ को बढ़ाने का काम करेगा। इंडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट लीडिंग टू सीडलेस फ्रूट सेट। अब इसका मतलब क्या है? पार्थिनोकार्पिक एक बोटैनिकल टर्मिनोलॉजी है। जब हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट द प्रायर फर्टिलाइजेशंस, without the fertilization, if there is a development of the fruit takes place, that process is known as the parthenocarpy। और जो फ्रूट के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। उसके द्वारा जो फूड जो प्रोड्यूस होते हैं उनको बोला जाता है सीडलेस फ्रूट। एक्शन ऑन द सेल डिवीज़न लीड टू इन सेल साइज, सेल डिवीज़न में काम करेगा, सेल साइज को इंक्रीज़ करने का काम करेगा। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग अंडर द नॉन इंडक्टिव कंडीशंस। नॉन इंडक्टिव कंडीशंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकली इंडक्टिव साइकिल्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर फोटो पीरियड्स के अंतर्गत पाई जाती है। 24 आवर्स का फोटो पीरियड होता है जिसके द्वारा इनिशिएशन ऑफ फ्लावर टेक्स प्लेस होता है। मगर यहाँ पे नॉन इंडक्टिव कंडीशन है, इसका मतलब फोटो पीरियड कंडीशन के बगैर ही अगर फ्लावर का इनिशिएशन हो रहा है, फ्लावर का इंडक्शन हो रहा है, वो पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ द जिबरेलिन। तो देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ द फंक्शन ऑफ द जिबरेलिन हार्मोन्स जो कि प्लांट्स के अंदर परफॉर्म होते हैं। उनको कई फंक्शन प्लांट के रेगुलेट किए जाते हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन इन मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट के ऊपर जिबरेलिन हार्मोन्स का क्या क्या इफेक्ट होता है, उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे समझा जा सकता है। नंबर 1 जो आ रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी डिजिटेलिस। और जब हम डिजिटेलिस के बारे में बात करते हैं तो उसकी कई वैरायटी अवेलेबल है। डिजिटेलिस परपूरिया है, डिजिटेलिस लनाटा है। उसका मेन पार्ट जो यूज़ होता है वो लीफ का होता है। अगर एक्टिव कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर ग्लाइकोसाइड के अंदर ये ड्रग आएगी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। डिजॉक्सिन एक मेजर एक्टिव कांस्टेंट इसके अंदर पाया जाता है, तो मेनली हार्ट डिजीज़ के अंदर इसको रिकमेंड किया जाता है। तो ये पाया गया, एक एक्सपेरिमेंट करा गया था। जिब्रेलिन एट ए लोअर डोज शोज़ द इंक्रीज यील्ड ऑफ डिजॉक्सिन। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि अगर हम बहुत ही कम मात्रा में अपने जिब्रेलिन को यूज़ करते हैं in the drug digitalis, it has been found that there is an increased concentration of the digoxin hormone स्ट्राइड विद लीफ एंड द रूट कल्चर ऑफ द डिजिटेलिस। यहाँ पे ये जो हार्मोन जो अप्लाई किया गया था, इसमें 2 प्रकार के कल्चर लिए गए थे। एक तो लीफ कल्चर लिया गया था और एक रूट कल्चर लिया गया था। तो जो एक्सप्लांट जो लिए गए थे डिजिटेलिस प्लांट के, वो एक तो लीफ पोर्शन लिया गया था और एक रूट पोर्शन लिया गया था। तो इसमें पाया गया कि जो डिजॉक्सिन की जो कंसंट्रेशन है, डिजॉक्सिन इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है, उसकी कंसंट्रेशन जो है कई गुना बढ़ गई थी। तो ये एक एडवांटेजेस इफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज इन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब कैस्टर प्लांट्स के ऊपर इसके इफेक्ट को देखते हैं। जब कैस्टर प्लांट के ऊपर जिब्रेलिन हार्मोन्स का इफेक्ट को चेक किया गया तो ये पाया गया कि उसकी जो हाइट है प्लांट की वो 5 टाइम इंक्रीज़ हो गई थी दैन द नॉर्मल प्लांट्स। मगर उसका कोई भी इफेक्ट जो है वो उसके फाइटो कांस्टेंट के ऊपर पाया नहीं गया था। जैसे कि हम कैस्टर ऑयल के बारे में जानते हैं, कैस्टर ऑयल हमें कैस्टर प्लांट से मिलता है, रिसिनस कॉमिनस इसका बोटेनिकल नेम है। इसके अंदर कई प्रकार के एक्टिव कांस्टेंट पाए जाते हैं। मेनली उसके अंदर फिक्स्ड ऑयल कंटेंट प्रेजेंट रहेगा, रिसिनोलिक एसिड की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब फिक्स्ड ऑयल के रिलेशन में बात करते हैं तो उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। मगर जब हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो ये पाया गया है कि जो कैस्टर प्लांट है उसकी जो हाइट है वो 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई थी। तो मॉर्फोलॉजिकल तो एडवांटेजेस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मगर फाइटोकेमिकल किसी प्रकार का कोई चेंजेस उसमें प्रोड्यूस नहीं हुआ। एक बात और, अब यहाँ पे जो एग्जांपल आ रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो डिसएडवांटेज से रिलेटेड है।
डिक्रीज कंटेंट ऑफ द अल्कोलॉइड, विनका, दतूरा, हायोसाइमस ड्रग, ये 3 ड्रग के एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है, जो कि हमारी अल्कोलॉइडल ड्रग है। विनका हो गई, दतूरा हो गई और हायोसाइमस हो गई। और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग है। विनका जो ड्रग है वो हमारी एंटी कैंसर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। दतूरा एंड हायोसाइमस के अंदर एट्रोपिन पाया जाता है, स्कोपोलामिन पाया जाता है, हायोसाइमिन पाया जाएगा। ये पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पाया गया है कि अगर जिब्रेलिन की कंसनट्रेशन का इफ़ेक्ट अगर इन ड्रग्स के ऊपर चेक करते हैं तो ये पाया गया था कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन जो अल्कोलॉइड की पाई जाती थी इन ड्रग के अंदर, वो भी नॉर्मल से कम हो गई, डिक्रीज़ पाया गया। तो जैसे डिजिटैलिस के अंदर हमारी डिजॉक्सिनी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही थी, इंक्रीज़ इन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन, उसी तरीके से जब हम विनका, दतूरा और हायोसाइमस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जो कंसंट्रेशन है फाइटोकांस्टेंट की वो नॉर्मल से भी घट गई है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज डिसएडवांटेजेस इफेक्ट। नेक्स्ट जो लास्ट जो एग्जांपल आ रहा है जो कि हमारे जिब्रेलिन हार्मोन से रिलेटेड है, साइनोसाइड कंटेंट ऑफ द टेनिवेलिसेना इज़ ऑल्सो डिक्रीज़। यहाँ पे एक इफेक्ट और हमारा डिसएडवांटेज की फॉर्म में अवेलेबल है। टेनिवेलिसेना क्या होती है, दैट इज़ अ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, कम्स अंडर द ग्लाइकोसाइडल कैटेगरी। कैशिया अंगस्टिफोलिया, ये हमारी टेनिवेलिसेना है जिसको इंडियन सेना के नाम से भी जाना जाता है, और ये ग्लाइकोसाइड के अंदर आती है। एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। मेजर एक्टिव कांस्टेंट इसके अंदर साइनोसाइड ही पाया जाता है जो कि लेग्जेटिव एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पाया गया है कि जो साइनोसाइड कंटेंट है टेनिवेलिसेना का, अगर उसके ऊपर जिब्रेलिन हार्मोन्स के इफेक्ट को चेक करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कम पाई जा रही है, डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो ये कुछ हमारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं अगर जिब्रेलिन को उनको ऊपर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो प्लांट टिश्यू कल्चर की फॉर्म में भी हो सकता है, तो उनके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया है। तो दोनों प्रकार के इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, एडवांटेजेस इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और हमारे डिसएडवांटेज इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इफेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है या फिर फाइटोकेमिकल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो बच्चों, ये आज के लेक्चर में केवल 2 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। एक का नाम है ऑक्सिन्स और दूसरे का नाम है जिब्रेलिन्स। आपकी कोई भी अगर क्वेरीज़ हो तो ये लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेरीज़ हैं उनको सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।